एक अंधेरी और ठंडी कालकोठरी, हवा में भारीपन और लोहे की जंजीरों की खनक। उस गुप्त अंधेरे में एक आदमी बैठा है। उसकी आंखों की रोशनी छिन चुकी है, शरीर यातनाओं से टूट चुका है, लेकिन उसका मस्तक आज भी नहीं झुका। उसके सामने खड़ा है दुनिया का सबसे क्रूर सुल्तान, जो अपनी जीत का जश्न मना रहा है। लेकिन वह सुल्तान नहीं जानता कि जिस शेर को उसने पिंजरे में कैद किया है, वह अपनी आंखों के बिना भी शिकार करना जानता है। वह नहीं जानता कि अगले कुछ पलों में इतिहास का सबसे बड़ा बदला लिया जाने वाला है, एक ऐसा बदला जो सदियों तक गूंजेगा। यह कहानी उसी महान सम्राट की है, जिसने मोहब्बत भी की तो ऐसी की मिसाल बन गई, और जंग भी लड़ी तो ऐसी की दुश्मन थर्रा उठे। यह कहानी है अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। बात शुरू होती है साल 1166 में। गुजरात के पाटन में एक बालक का जन्म हुआ। पिता सोमेश्वर चौहान और माता कर्पूरी देवी को शायद उसी पल आभास हो गया था कि यह बालक साधारण नहीं है। बचपन से ही पृथ्वीराज में एक अलग तेज था। कहते हैं शेर के बच्चे को शिकार करना सिखाना नहीं पड़ता। महज 13 साल की उम्र में जब खेलने कूदने के दिन होते हैं, पृथ्वीराज अजमेर की गद्दी पर बैठे। एक 13 साल का बालक और कंधों पर पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी। लेकिन उनके हौसले उम्र के मोहताज नहीं थे। उनके नाना दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर ने जब इस बालक की प्रतिभा देखी तो उन्होंने तय कर लिया कि दिल्ली का वारिस कोई और नहीं बल्कि पृथ्वीराज ही होंगे। और इस तरह अजमेर का यह शेर दिल्ली के सिंहासन का रक्षक बन गया। दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही पृथ्वीराज ने अपनी तलवार की चमक पूरी दुनिया को दिखा दी। उनके राज्य की सीमाएं पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक फैल गई। उनके दरबार में चंद्रबरदाई जैसे महान कवि और मित्र थे, जो न सिर्फ उनकी वीरता के किस्से लिखते थे बल्कि हर संकट में उनके साथ खड़े रहते थे। लेकिन हर महान कहानी में एक मोड़ आता है, और पृथ्वीराज की जिंदगी में वह मोड़ आया कन्नौज से। कन्नौज का राजा जयचंद, जो पृथ्वीराज की बढ़ती ताकत से ईर्ष्या करता था। जयचंद की एक बेटी थी, संयोगिता। संयोगिता ने कभी पृथ्वीराज को देखा नहीं था, लेकिन उनकी वीरता के किस्से सुनकर वह मन ही मन उन्हें अपना नायक मान बैठी थी। इधर पृथ्वीराज तक भी संयोगिता की सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा पहुंच चुकी थी। यह वह दौर था जब प्रेम करना जंग लड़ने से कम खतरनाक नहीं था। जयचंद को जब इस बात का पता चला तो उसने अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित किया। उसने भारत के हर छोटे बड़े राजा को न्योता भेजा, सिवाय एक के पृथ्वीराज चौहान। और अपमान की हद तब हो गई जब पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए जयचंद ने द्वारपाल की जगह उनकी एक मूर्ति बनवाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। स्वयंवर का दिन आया। दरबार सजा हुआ था। देश भर के राजकुमार उम्मीद लगाए बैठे थे। संयोगिता हाथों में वरमाला लिए सभा में आई। उनकी नजरें किसी राजकुमार को नहीं बल्कि किसी और को खोज रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, सभी राजाओं को पार करती हुई मुख्य द्वार तक पहुंची और वहां खड़ी पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। पूरी सभा सन्न रह गई। जयचंद का क्रोध चरम पर था, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। उसी क्षण घोड़ों की टापें गूंजी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना के साथ आंधी की तरह वहां पहुंचे। उन्होंने भरी सभा से संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाया और बिजली की गति से वहां से निकल गए। यह सिर्फ प्रेम नहीं था, यह जन के अभिमान पर सीधा प्रहार था। जयचंद ने कसम खाई कि वह पृथ्वीराज को बर्बाद कर देगा, चाहे इसके लिए उसे दुश्मन से हाथ ही क्यों न मिलाना पड़े। और दुश्मन सरहद पर खड़ा था मोहम्मद गौरी। गौरी की नजरें हिंदुस्तान की संपन्नता पर थीं। उसने कई बार आक्रमण किए, लेकिन हर बार उसे पराजय मिली। लेकिन साल 1191 में तराइन के मैदान में इतिहास ने करवट ली। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने गौरी की फौज को तहस नहस कर दिया। राजपूतों के प्रचंड प्रहार से गौरी की सेना भाग खड़ी हुई। स्वयं गौरी गंभीर रूप से घायल हो गया और किसी तरह जान बचाकर निकल पाया। यह पृथ्वीराज की महान विजय थी, और शायद यही सबसे बड़ी चूक थी। राजपूती मर्यादा के अनुसार भागते शत्रु का पीछा नहीं किया गया, गौरी को जीवित जाने दिया गया। गौरी अपमान और बदले की आग में जल रहा था। उसने 1 साल तक तैयारी की, नई रणनीति, छल और विश्वासघात का जाल। साल 1192, जगह वही तराइन का मैदान, लेकिन इस बार हालात बदले हुए थे। जयचंद की गद्दारी ने गौरी का मार्ग आसान कर दिया। अचानक हुए आक्रमण और धोखे ने राजपूत सेना को संभलने का मौका नहीं दिया।
वीरता के बावजूद परिस्थितियां भारी पड़ गई और पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए गए। उन्हें बंदी बनाकर गौरी अपने साथ घोर ले गया। दरबार में उनसे कहा गया, अपना सिर झुकाओ। पृथ्वीराज का उत्तर इतिहास बन गया, राजपूत सिर केवल मृत्यु के बाद झुकता है, उससे पहले नहीं। क्रोधित होकर गौरी ने कठोर दंड का आदेश दिया। पृथ्वीराज को अंधकार में धकेल दिया गया, लेकिन उनके संकल्प को नहीं तोड़ा जा सका। समय बीता और तभी वहां पहुंचे उनके मित्र और राजकवि चंद्रबरदाई फकीर के भेष में। चंद्रबरदाई ने गौरी से कहा कि पृथ्वीराज आज भी केवल ध्वनि के आधार पर सटीक निशाना साध सकते हैं। गौरी ने इसे परखने का निश्चय किया। एक ऊंचे स्थान पर सुल्तान बैठा, नीचे पृथ्वीराज को धनुष बांध दिया गया। चंद्रबरदाई ने अपनी कविता में संकेत छुपा दिया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ध्वनि गूंजी और उसी क्षण पृथ्वीराज का बाण चला। निशाना अचूक था। इतिहास ने करवट बदली। इसके बाद जो हुआ वह वीर गाथा बन गया। पृथ्वीराज चौहान का शरीर वहीं थम गया, लेकिन उनकी आत्मा अमर हो गई। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि योद्धा की शक्ति आंखों में नहीं, उसके संकल्प में होती है। हार में भी जीत कैसे हासिल की जाती है, यह पृथ्वीराज चौहान ने सिखाया। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस शेर की जिसने सिखाया, जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए।